हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। और आज के इस वीडियो में हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के जो क्वेश्चन पेपर हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, उनके सोल्यूशन। और इस वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूं 2012 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन। और ये उस सीरीज़ में पार्ट 1 है। हम अब क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। सॉल्यूशंस को डिटेल में आपको बताएंगे ताकि आपका टॉपिक भी साथ साथ तैयार होते जाए। केवल आंसर्स दे देने में ही भलाई नहीं है आप लोगों की। आप उसको समझिए जिस क्वेश्चन से वो बिलोंग करता है। जो भी ऑप्शंस हैं उनके सारे ऑप्शंस को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। मतलब इस जो है वीडियो से आप सीखेंगे कि कैसे हमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए, उससे कैसे हमें पढ़ना भी चाहिए। तो चलते हैं हम। तो ये 2012 का क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वहाँ पे, डॉलीपोर सेप्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। डॉलीपोर सेप्टम पूछ रहा है कि किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऊमाइसीट्स, जाइगोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स और बेसिडियोमाइसीट्स। इसके लिए मैंने एक अलग से सेगमेंट बनाया है एक्सप्लेनेशन का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा फंजाई का, वहाँ पे देखा होगा ऊमाइकोटा, ऊमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, ठीक है, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और ड्यूटेरोमाइकोटा, ऐसे ऐसे करके अलग अलग डिवाइडेड हैं पूरा फंजाई अलग अलग ग्रुप्स में। तो जो ये डॉलीपोर सेप्टम है, एक्चुअली ये बेसिडियोमाइसीट्स जो है उनके मेंबर्स में होता है। डॉलीपोर सेप्टम इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल स्पीसीज ऑफ फंजाई इन बेसिडियोमाइसीट्स। एक्चुअली होता क्या है, आपने पढ़ा होगा कि जो फंगल हाइफा होता है वहाँ पे वहाँ पे सेप्टा होता है, ठीक है। तो जो हायर फंगस है उनमें सेप्टा होता है, पर ये सेप्टम जो है ये सेप्टा वहाँ पे पोर होता है, उनमें सेप्टम में पोर होता है। तो ये पोर जो होता है नॉर्मल पोर भी हो सकते हैं या तो डॉली पोर हो सकते हैं। तो अदर जो फंगस के ग्रुप हैं वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल पोर पाया जाता है। लेकिन बेसिडियोमाइकोटिना में जो इस सेप्टम पाया जाता है, या प्यूरल में कहूँ कि सेप्टा, सेप्टा जो है वहाँ पे जो पोर होता है वो ऐसे होता है। अगर मैं एक यहाँ पे सेप्टा को जूम करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो सेप्टा है यहाँ पे पोर जो होता है, यहाँ पे दोनों साइड स्वेलिंग होती है। मतलब ये देखो, ये आपका हाइफा हुआ, इसमें ये सेप्टा हुआ और सेप्टा के बीच में पोर होगा। तो ये पोर पे क्या होता है, दोनों जगह स्वेलिंग होता है, ठीक है। और नॉर्मल पोर जो होता है और सारे ग्रुप में फंजाई के वहाँ पे नॉर्मल पोर होता है, ऐसा कोई स्वेलिंग नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ये जो होता है यहाँ पे, आप जो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इनको पैरेंथोजोम्स बोला जाता है, ठीक है। ये तो डॉलीपोर सेप्टम का ये खास बात है कि वहाँ पे पहली बात तो स्वेलिंग रहेगा और यहाँ पे पैरेंथोजोम्स रहते हैं। तो अभी आपको पता चल गया डॉलीपोर सेप्टम जो है बेसिडियोमाइसीट्स का ही फीचर है। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन इज इम्परफेक्ट फंगस। इनमें से पूछ रहा है कौन सा इम्परफेक्ट फंगस है। तो अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूं, तो पहली बात तो ये भी क्वेश्चन फंजाई से है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइकोटिना आर कॉल्ड फंजाई इम्परफेक्टाई, क्योंकि वहाँ पे सेक्सुअल स्टेज absent होता है। ड्यूटेरोमाइकोटिना अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे सेक्सुअल स्टेज absent होता है, इसीलिए इन फंगस को, ड्यूटेरोमाइकोटिना के मेंबर्स को हम फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं। अब आपके पास चार ऑप्शन थे, अल्टरनारिया है, क्लेविसेप्स है, यूस्टिलागो है या पिजाइजा है। तब आपको क्या करना था, सिंपली इसमें से आपको पता करना था कि इनमें से कौन सा मेंबर है ड्यूटेरोमाइको टिना का या ड्यूटेरोमाइकोसीट्स का, ठीक है। तो इसके लिए आपके जो सिलेबस है वहाँ पे कुछ ही मेंबर दिए हुए रहते हैं। जैसे अगर आप ड्यूटेरोमाइकोसीट्स पढ़ते हैं, एस्कोमाइकोसीट्स या बेसिडियोमाइकोसीट्स, तो वहाँ पे आपके 4-5 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होते हैं। तो अगर आपने प्रिपरेशन में पहले उन सबको पढ़ा होता है तब आपको पता होता है कि कौन
किससे बिलोंग करता है, जैसे यूस्टिलागो है बेसिडियोमाइसीट्स का मेंबर है, पेजाइजा जो है एस्कोमाइसीट्स का मेंबर है, क्लेविस्पस भी एस्कोमाइसीट्स का मेंबर है, लेकिन ये जो अल्टरनारिया है ये ड्यूटेरोमाइसीट्स का मेंबर है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, क्योंकि ये ड्यूटेरोमाइकोटिना या ड्यूटेरोमाइकोसीट्स से बिलोंग करता है, इसलिए इम्परफेक्ट फंगस कौन सा होगा, अल्टरनारिया ही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। रेड टाइड रिफर्स टू ब्लूम ऑफ एल्गी दैट कलर द वाटर रेड। कह रहा है रेड टाइड एक्चुअली किसे बोलते हैं, ये एल्गी का जब ब्लूम होता है तो उससे वाटर रेड हो जाता है, तो उसे रेड टाइड बोला जाता है। कह रहा है द एल्गा आर मेंबर्स ऑफ, और ये रेड टाइड कह रहा है जिस एल्गा से होता है वो किसका मेंबर होता है, साइनोफाइसी, डाइनोफाइसी, रोडोफाइसी या बेसिलेरोफाइसी। तो इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। फर्स्टली ये क्वेश्चन जो है एल्गी से आया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डाइनोफाइसी के जो मेंबर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेड टाइड्स के लिए। एग्जाम्पल जिम्नोडियम जीनस जो है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बीएचयू के कुछ अलग क्वेश्चन पेपर्स में कि कौन सा इसमें से रिस्पॉन्सिबल है रेड टाइड के लिए, तो जिम्नोडियम है जैसे डाइनोफाइसी का एक मेंबर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेड टाइड आता है ये डाइनोफाइसी के मेंबर से आता है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन हो गए, होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड अ प्रोकैरियोटिक एंड अ यूकैरियोटिक एल्गा ईच विथ फाइकोबिली प्रोटीन्स। ध्यान में रखिए, बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है ध्यान से। कह रहा है इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, कौन सा ऑप्शन है जिसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों अलगा हैं और दोनों में फाइकोबिली प्रोटीन होना चाहिए। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन एल्गी से आया हुआ है। आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको नॉलेज किस चीज़ का होना चाहिए, फाइकोबिली प्रोटीन्स का। ये आप जब उसका फोटोसिंथेसिस एपरेटस पढ़ेंगे कि एल्गी में फोटोसिंथेसिस कैसा होता है, तब आप फाइकोबिली प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं। फाइकोबिली प्रोटीन्स आर एक्सेसरी पिगमेंट्स फॉर कैप्चरिंग लाइट फाउंड मेनली इन साइनोफाइसी एंड रोडोफाइसी। फाइकोबिली प्रोटीन जो होते हैं वो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट कैप्चर करते हैं और फिर वो क्लोरोफिल को लाइट देते हैं। क्लोरोफिल जो है वो मेन पिगमेंट होते हैं। ये फाइकोबिली प्रोटीन क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट है। और ये फाइकोबिली प्रोटीन साइनोफाइसी और रोडोफाइसी में पाया जाता है। तो आपको पता चल गया कि ऑप्शन में से आपको क्या चूज करना है, साइनोफाइसी और रोडोफाइसी का। साइनोफाइसी के मेंबर क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, और यूकैरियोट्स जो होता है रोडोफाइसी के जो मेंबर है वो यूकैरियोट्स होते हैं। तब आप अगर देखेंगे स्पिरुलिना जैसे है, पायरोसिस्टिस है, तो आपको पता होना चाहिए इनमें ऐसे कौन सा साइनोबैक्टीरिया है और कौन सा रेड एल्गी है। तब मैंने यहाँ पे सारे का वो बना दिया है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना चाहिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर में, जैसे मैंने यूकैरियोट्स को बात लिया है। पायरोसिस्टिस जो है वो डाइनोफाइसिस से बिलोंग करता है, वोकेरिया जो है वो क्लोरोफाइसिस से बिलोंग करता है। अब देखिए यूकैरियोट में पॉलीसाइफोनिया जो है वो रोडोफाइसिस से बिलोंग करता है, और आपको पता है कि रोडोफाइसी में फाइकोबिली प्रोटीन्स पाए जाते हैं। फिर आता है आपका डूनालिएला, ये भी क्लोरोफाइसी में है। अब ये देखिए जो भी ऑप्शंस में है मैंने उनका क्लासिफिकेशन किया है, मतलब जैसे यहाँ पे स्पिरुलिना एंड पायरोसिस्टिस है, तो स्पिरुलिना पायरोसिस्टिस आप देखेंगे स्पिरुलिना तो क्या है, प्रोकैरियोट है, मतलब ये साइनोबैक्टीरिया का, ये देखिए मैंने लिखा है ऑल मेंबर्स ऑफ साइनोफाइसी। तो स्पिरुलिना, एनाबीना, नॉस्टॉक, आलोसारिया, ये स्पिरुलिना, एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑलियोसारिया जो ऑप्शन में है पहला ऑप्शन, ये सारे साइनोबैक्टीरिया हैं। तो सब प्रोकैरियोट हुए और सारे में इसीलिए साइनोबैक्टीरिया के मेंबर में फाइकोबिली प्रोटीन्स पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन तो कोई भी लग जाएगा। लेकिन अब बात है पायरोसिस्टिस, वाउकेरिया, पॉलीसाइफोनिया और डूनालिएला, ये सारे यूकैरियोट्स तो हैं, लेकिन बात यह है कि इनमें फाइकोबिली प्रोटीन्स किस में पाया जाएगा। तो फाइकोबिली प्रोटीन्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे, पायरोसिस्टिस फाइकोबिली प्रोटीन मैंने बताया साइनोफाइसी रोडोफाइसी में होते हैं। तो आपको यहाँ पे ढूंढना था कि रोडोफाइसी का मेंबर कौन होता है। पायरोसिस्टिस डाइनोफाइसी का मेंबर है, वाउकेरिया क्लोरोफाइसी का मेंबर है, ये पॉलीसाइफोनिया आपका रोडोफाइसी का मेंबर है, नलीलिया क्लोरोफाइसी। तो आपको पता है यूकैरियोट आपको मिल गया कि ये जो नॉस्टॉक और पॉलीसाइफोनिया वाला ऑप्शन है ये सही होगा, क्योंकि नॉस्टॉक है प्रोकैरियोट,
पॉलीसाइफोनिया यूकैरियोट। फाइकोबिली प्रोटीन्स की बात करेंगे तो साइनोबैक्टीरिया उसका रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे नॉस्टॉक, और रोडोफाइसी का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे पॉलीसाइफोनिया है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वाइन यूजिंग ईस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड। कह रहा है कि जब फॉर्मेशन हम करते हैं वाइन का ईस्ट का यूज करके, कौन सी चीज इनमें से नहीं बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, पार्विक एसिड, एथेनॉल एंड एसिटिल कोएंजाइम ए में से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनता है? इसके अगर हम एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे, फर्स्टली तो ये क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री से आया हुआ है और आपको ये जानना चाहिए कि मेकिंग वाइन यूजिंग ईस्ट इज अ प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो आपके दिमाग में अभी फर्मेंटेशन आ जाना चाहिए। फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन इज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड एंड पायरुविक एसिड इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल ऑन कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन में हम देखेंगे CO2 है, पायरुविक एसिड है, एथेनॉल है, पर एसिटिल कोएंजाइम में फर्मेंटेशन के प्रोसेस में नहीं आता है। इसीलिए ऑप्शन यही सही होगा कि इसमें से पूछा है ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म, तो एसिटिल कोएंजाइम ए ही नहीं बनता है। अगर मैं आपको बता दूं एसिटिल कोएंजाइम कहाँ बनता है, तो जब ऑक्सीजन मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मतलब ग्लाइकोलाइसिस, ये तो हुआ ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना, और फिर पायरुविक एसिड अगर ये जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन में तो पायरुविक एसिड को एसिटिल कोएंजाइम ए में तोड़ा जाता है। लेकिन फर्मेंटेशन में ऐसा नहीं होता। फर्मेंटेशन ईस्ट वाले फर्मेंटेशन में एथेनॉल और CO2 बनता है। तो ये हो गया आपका। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल यू सजेस्ट टू अ फार्मर टू मिनिमाइज हिज यूज ऑफ फर्टिलाइजर। आप फार्मर को क्या सजेस्ट करेंगे जिससे उसका फर्टिलाइजर जो वो यूज करता है वो फर्टिलाइजर यूज करना कम कर दे खेत में? क्या आप उसको बोलेंगे कि यूज करो स्यूडोमोनास क्रॉप लगाने से पहले, या क्लैडोफोरा राइस के साथ यूज करिए, या साइनोबैक्टीरिया का यूज़ करिए वीट के साथ में, या आप बोलेंगे कि क्रॉप से पहले सिस्पानिया लगाइए? तो मैं आपको बता दूं कि स्यूडोमोनास तो अलग बात हुआ, क्लैडोफोरा राइस के साथ ये काम नहीं करेगा, साइनोबैक्टीरिया वीट के साथ नहीं काम करेगा। सिस्बानिया जो है, आपने अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता है एक प्लांट है, ढैचा बोला जाता है उसे, वही सिस्बानिया है। फार्मर्स क्या करते हैं, क्रॉप से पहले उसको लगाते हैं। वो एक हाइट जब आ जाता है, क्रॉप लगाने से पहले वो खेत की जुताई कर देते हैं उसी प्लांट। अब सिस्बानिया में ऐसा क्या है कि उसको हम प्रिफर करेंगे? सिस्बानिया एक्चुअली एक क्वेश्चन आया हुआ था इकोनॉमिक बॉटनी से, जहाँ पे प्लांट का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सिस्बानिया है, वो रिकमेंड किया जाता है एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर, क्योंकि ये सिस्बानिया फेबेसी फैमिली का है, और फेबेसी फैमिली में आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, वहाँ पे रूट निड्यूल बनता है। तो वैसे सिस्बानिया भी एक प्लांट है जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है बैक्टीरिया द्वारा, तो इसीलिए इस प्लांट को लगाया जाता है। ठीक है, ये हुआ इसका एक्सप्लेनेशन। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। पॉइंट रिचनेस रिफर्स टू द नंबर ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया एंड इज आल्सो नोन एज। पॉइंट रिचनेस आपको पता होगी, ये कह रहा है किसको बोला जाता है? नंबर ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया। उसको और क्या हम बोलते हैं? अल्फा डाइवर्सिटी बोलते हैं, बीटा डाइवर्सिटी बोलते हैं, गामा डाइवर्सिटी, या गामा रिचनेस। तो गामा रिचनेस तो कोई ऐसा टर्म नहीं होता यहाँ के लिए, कंफ्यूजन है हमें अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी में। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इकोलॉजी से आया हुआ ये क्वेश्चन है। अल्फा डाइवर्सिटी बोला जाता है, अगर डेफिनेशन में आपको बताऊं तो, रिफर्स टू द डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम। जब हम एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें, ये फिक्स है, एक ही एरिया, उसके अंदर की डाइवर्सिटी हम बताएंगे, अगर एरिया हो या इकोसिस्टम, ठीक, तो उसको अल्फा डाइवर्सिटी बोला जाता है, मतलब विद इन अ पर्टिकुलर एरिया। और इसको एक्सप्रेस किया जाता है बाय द नंबर ऑफ स्पीसीज, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में कितने स्पीसीज हैं उसको अल्फा डाइवर्सिटी बोला जाता है, या इसको स्पीसीज रिचनेस भी बोला जाता है। सेकेंड, अगर बीटा डाइवर्सिटी की हम बात करें तो ये डाइवर्सिटी तो है, लेकिन ये बताता है डिफरेंसेस बिटवीन
टू डिफरेंट एरिया और इकोसिस्टम। ध्यान में रखिए ये क्या था अल्फा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी किसी एक पर्टिकुलर एरिया या इकोसिस्टम के की डाइवर्सिटी के बारे में बता रहा था, लेकिन बीटा डाइवर्सिटी क्या है, कंपैरिजन है दो इकोसिस्टम के बीच में या दो पर्टिकुलर एरिया के बीच में। वही अगर गामा डाइवर्सिटी की हम बात करें तो ये एक मेजर है ओवरऑल डाइवर्सिटी फॉर द डिफरेंट इकोसिस्टम। ये दो से भी ज़्यादा जो इकोसिस्टम है उनके बीच का ओवरऑल डाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, एक से ज़्यादा इकोसिस्टम या एक से ज़्यादा रीजन में जो डाइवर्सिटी हम देखते हैं उसको गामा डाइवर्सिटी बोलते हैं। बहुत बढ़िया ये पिक्चर है, इससे आप समझ सकते हैं। अगर ये पर्टिकुलर एरिया हो, मैंने आपको बताया अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर मैं अगर बात करूं कि यहाँ पे कितने स्पीसीज हैं इस जो ब्लू सर्कल है इसके अंदर, तो ये इसका मतलब आप बात कर रहे हैं अल्फा डाइवर्सिटी के बारे में, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एरिया है या एक इकोसिस्टम है, इसके अंदर की स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं और कहीं पे नहीं जा रहे हैं। इसके अंदर कितना है वो अल्फा डाइवर्सिटी हो गई। यही से जो क्वेश्चन में दिया था कि पॉइंट रिचनेस, इसे ही पॉइंट रिचनेस बोलते हैं, मतलब एक पॉइंट केवल। ठीक, अब अगर आप सोचिए ऐसे ही दो या तीन जगह है, तो ये देखिए इस रीजन और इस रीजन अगर दो दो के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे तब उसको बीटा डाइवर्सिटी बोला जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया ना जब दो इकोसिस्टम या दो पर्टिकुलर रीजन के बीच में हम डाइवर्सिटी देखते हैं, डाइवर्सिटी डिफरेंसेस, तब उसको बीटा डाइवर्सिटी बोला जाता है। और जब विद इन इकोसिस्टम या एक पर्टिकुलर एरिया, केवल एक पर्टिकुलर एरिया रहता है, तो उसको अल्फा डाइवर्सिटी बोलते हैं। और जब दो के बीच में हम देखते हैं तो बीटा हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर एक से ज़्यादा हो, एक दो तीन, दो से ज़्यादा आ गए, अब मतलब दो में कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम, सारा कंपेयर कर रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है उसमें कई सारे इकोसिस्टम हैं, तो ओवरऑल जो इनकी डाइवर्सिटी हुई, ठीक है, डेफिनेशन आप फिर से दें गामा डाइवर्सिटी की, ओवरऑल डाइवर्सिटी फॉर द डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन अ रीजन। तो ये क्या हुआ, ओवरऑल पूरे का जो होता है उसे गामा डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो पॉइंट से आपने क्या समझा, पॉइंट रिचनेस एक्चुअली अल्फा डाइवर्सिटी है, मतलब एक जगह की। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द जाइलम कोर इज स्टिलेट, कह रहा है इनमें से किसमें जाइलम कोर स्टिलेट होता है, मीन स्टार शेप्ड होता है। तो ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के एक्सप्लेनेशन पे। ये क्वेश्चन आया हुआ है ट्रेडोफाइट के स्टीलर सिस्टम से। मैंने आपको बताया था, स्टीलर सिस्टम पढ़ाया भी है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ये ऊपर जो आई का बटन है इस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं उस पर। मैंने आपको बताया था कि दो मेन टाइप के स्टील होते हैं, प्रोटो स्टील और साइफोनो स्टील। प्रोटो स्टील में भी जाइलम के शेप के बेसिस पे कई टाइप के सब टाइप थे प्रोटो स्टील का। और एक्टिनो स्टील एक ऐसा टाइप है प्रोटो स्टील का इन विच जाइलम इज स्टीलेट, मतलब स्टार शेप्ड है। तो होप कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द जाइलम कोर इज स्टीलेट। स्टीलेट मतलब स्टार शेप्ड और एक्टिनो स्टील का मतलब वही हो गया, उसी को एक्टिनो स्टील बोलते हैं। एक्टिनो स्टील में ही जो जाइलम कोर है वो स्टीलेट होता है। मैंने एक पिछले लेक्चर में ये दिखाया था, ये देखिए ये एक्टिनो स्टील है। ये आता किसमें है, प्रोटो स्टील का एक टाइप है जिसमें जाइलम देखिए यहाँ पे स्टार शेप्ड होता है, बाहर उसके फ्लोएम होता है, फिर यहाँ पेरीसाइकिल होता है, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स ये आप जानते हैं, लीफ ट्रेस होता है। तो ये स्टील का एक टाइप है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इन एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, स्पेसिएशन बहुत टाइप का होता है, मतलब स्पेसिएशन का मतलब स्पीसीज के बनने का। ठीक है, स्पीसीज कैसी बनती हैं उसके लिए कई सारे टाइप हैं, इसमें से एक एलोपैट्रिक स्पेसिएशन है। कह रहा है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में इनिशियल बैरियर क्या होता है जीन फ्लो का। देखिए जब स्पीसीज कोई बनता है, एक स्पीसीज से दो स्पीसीज बनेगा, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस आएंगे ही, जिसकी वजह से मतलब कोई ना कोई बैरियर होगा जिसकी वजह से जीन फ्लो रुकेगा दोनों के बीच में, और फिर दोनों आगे चल के सेपरेट हो जाती हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के एक्सप्लेनेशन पे। क्वेश्चन नंबर 9 में ये क्वेश्चन आया हुआ है एवोल्यूशन से। एक्चुअली एलोपैट्रिक जो है एक टाइप का जियोग्राफिकल वहाँ पे आइसोलेशन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इन एलोपैट्रिक स्पेसिएशन इनिशियल बैरियर इज बिहेवियरल होता है, मतलब
बिहेवियर में डिफरेंस आ जाता है स्पीसीज का, जिससे आगे चल के दो स्पीसीज बन जाते हैं, या जियोग्राफिकल बैरियर आ जाता है, या फिजियोलॉजिकल बैरियर आ जाता है, या जेनेटिक बैरियर आ जाता है। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे ये आप देख रहे हैं एलोपैट्रिक, पेरीपैट्रिक, पैरापैट्रिक और सिम्पैट्रिक। ओरिजिनल पॉपुलेशन, पहले एक ही पॉपुलेशन रहता है, बाद में इनिशियल स्टेप होता है स्पेसिएशन का, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ बैरियर होता है। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में बैरियर फॉर्मेशन होता है जियोग्राफिकल। जैसे मान लीजिए एक स्पीसीज थी, कुछ ऐसे घटना हुई कि इनके बीच में कोई बहुत बड़ी नदी आ गई या कोई बहुत बड़ा पर्वतमाला बन गया, तो अब ये दोनों अलग हो गए, ये दोनों इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे, इनके बीच जीन फ्लो नहीं होगा, और आगे बहुत समय के बाद इनमें एडाप्टेशन होगा, इनमें चेंजेस आएंगे कि ये दोनों अलग अलग स्पीसीज बन जाते हैं। तो ये एलोपैट्रिक वाले में होता है, इसलिए ये जियोग्राफिकल वाला ऑप्शन ही इसमें सही होगा। ठीक है, द इनिशियल बैरियर टू जीन फ्लो इज जियोग्राफिकल। और भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो है पेरीपैट्रिक में क्या होता है, न्यू निच इंटर्ड होता है, मतलब इनका बिहेवियर चेंज होता है। वहीं पैरापैट्रिक में भी न्यू निच इंटर्ड होता है। यहाँ पे भी आप कह लीजिए बिहेवियर है, या फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक, फिजियोलॉजिकल जैसे मान लीजिए रिप्रोडक्शन ये आपस में नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसा चेंजेस आ गए इनके अंदर। सिम्पैट्रिक तब होता है जब देखिए पॉपुलेशन एक ही जगह पे है, इनमें जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म आ गए, मतलब इनके जीन में जेनेटिक्स में डिफरेंसेस आ गए, तो ऐसा सिम्पैट्रिक में होता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा था एलोपैट्रिक में, तो एलोपैट्रिक में जियोग्राफिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन एन एरोबिक यूकैरियोट। ध्यान से पढ़िए, इस क्वेश्चन को पूछ रहा है कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन चाहिए होते हैं ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन एरोबिक यूकैरियोट। एरोबिक यूकैरियोट में पूछ रहा है एक मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हो रहा है तो उसमें कितने ऑक्सीजन का यूज होगा, 0, 1, 6 और 12। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम आते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखेंगे तो ये बायोकेमिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस का जब आप डेफिनेशन देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस इज सिंपली ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। बस यही तक कहानी है। ग्लाइकोलिसिस सारा इन्वॉल्व नहीं होता पायरुवेट, मतलब ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट ऑक्सीडेशन और क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस इज सिंपली ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। यहाँ पे इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन डू नॉट इन्वॉल्व, यहाँ पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्व नहीं होता, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट आगे होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसीलिए मैं आपको बोला था क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पे हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड, तो आप क्या लिखेंगे, 0। ओके, तो ये था आपका 10 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किया। आगे ऐसे ही मैं पार्ट 2 में इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।